गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अपेक्षा करता हूं कि स्वस्थ हो गए। आज सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का लेसन जो है कृषि प्रकरण में जो कृषि रखा गया है, तो कृषि लेसन से जो है आज हम लोग जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में लगभग 45% जनसंख्या जो है वह 43% मैदानी क्षेत्रों पर भारत की लगभग 65% से अधिक जनसंख्या जो है आश्रित है। भारत का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है और कृषि क्षेत्रों में बहुत सारे देश के लोग जो है लगे हुए हैं। इससे जो है भारत की सकल घरेलू आय प्राप्त होती है। इसका कुल वार्षिक आय में, भारत की कुल वार्षिक आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान सदैव से रहा है और आज भी है। परंतु वर्तमान समय में देखा जाए तो देखने को यह मिलता है कि कृषि के प्रति हमारे देश के नवयुवकों में थोड़ी सी अरुचि पैदा हुई है। तो चलिए आज कृषि के बारे में पढ़ा जाए। प्राचीन काल से ही देश में कृषि का प्रसार हुआ, लेकिन देखने को यह मिला कि प्राचीन काल की कृषि से लेकर के और आज तक की कृषि में काफी अंतर हुआ। पहले के जमाने में जब हम लोग कृषि कार्य किया करते थे तो निश्चित तौर पर वह परंपरागत कृषि हुआ करती थी, लेकिन आज धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन होता गया, हमारे संसाधनों में परिवर्तन होता गया, कृषि कार्यों में परिवर्तन होता गया और कृषि के उत्पादन में भी परिवर्तन होता गया। जब एक समय था कि भारत जहां खाद्यान्न के मामले में दूसरों पर आश्रित हुआ करता था, आज देखने को यह मिलता है कि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि इसका इतना भंडार किए हुए है कि वह 1-2 वर्षों तक तो उस भंडार से खा सकता है। साथ ही विदेशों को आज वह खाद्यान्न निर्यात किए जाते हैं। कृषि के अंतर्गत न सिर्फ खेती बाड़ी को बल्कि उसमें वनों को भी रखा गया है, मत्स्य उत्पादन को रखा गया है। कृषि के अंतर्गत जो है आप देखेंगे हरित क्रांति के तहत भारत में जो है जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के तहत कृषि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। खास करके इसका जो है गेहूं के उत्पादन पर जो है इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला और हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में कहीं न कहीं विस्तृत रूप से जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ और अधिक से अधिक लाभ देखने को मिला। वैसे तो समस्त देश में जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ और समस्त देश में इसके लाभ देखने को मिले, लेकिन इन 3 क्षेत्रों में अधिक लाभ देखने को मिले। कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने का सरकार का एक प्रयास रहा, जिसमें आप देखेंगे कि जो दुग्ध उत्पादन पहले की अपेक्षा देश में काफी जो है अधिक हो गया और यही कारण है कि आज दुग्ध उत्पादन के मामले में देश संसार में काफी प्रगति किया हुआ है। और इसी तरह से आप देखेंगे पीली क्रांति सरसों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में काफी देश ने प्रगति किया। आज तिलहन के अंतर्गत आप रख सकते हो कि न सिर्फ सरसों, राई बल्कि तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें आप सोयाबीन को ले सकते हो, सूरजमुखी को ले सकते हो, तमाम ऐसी चीज है। तो पीली क्रांति में यह देखने को मिला कि सरसों के उत्पादन में वृद्धि हुई। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति के अंतर्गत मछली का उत्पादन बढ़ाया गया। आज देखते हैं कि पूरे देश में सरकार जो है
पोखरों की खुदाई इसी कार्य के लिए करा रही है, क्योंकि उससे एक तो मत्स्य उत्पादन होगा, एक व्यवसाय का रूप दिया गया, और दूसरा कि कम से कम उस पोखरे में, उस तालाब में जब जल इकट्ठा होगा तो जल संचयन का कार्य होगा, जिससे हमारे धरती का, पृथ्वी का, भूमि का जल का स्तर बना रहेगा। तो यह चीज देखने को मिला। कृषि के प्रकार, कृषि जो है वह कई प्रकार की होती है। पहला इसमें दिया गया है निर्वाह कृषि। जैसे निर्वाह कृषि ऐसी कृषि जिसमें कृषक अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है। उसके पास थोड़ा सा टुकड़े में खेत होता है और उसी टुकड़े में खेती करके जो है वह अपने परिवार की जीविका को चलाता है, तो वह निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। इसके बाद गहन कृषि। गहन कृषि के अंतर्गत हम ऐसे कृषकों को रखते हैं, ऐसे खेतों को रखा जाता है जहां पर खेत तो बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन हम उससे फसलें कई उत्पादन कर लेते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं। आजकल सरकार द्वारा, आजकल भारतीय कृषकों द्वारा गहन कृषि पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ऐसी कृषि आती है जिसमें हम कम क्षेत्र पर ही एक से अधिक ऐसी फसलों को उगाते हैं जिससे हम बाजार में ले जाकर के बेच सकें और उससे आर्थिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत कर सकें, हम उससे कुछ मुद्रा पा सकें। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आप रख सकते हैं, जैसे सब्जियां वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। सब्जियों के उत्पादन में हम बतला दें कि हमारा संसार जो है वह लगभग सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है संसार में जो है, तो यह बहुत बड़ी बात है। और यह वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, जिससे काफी मात्रा में देश के लोग जो है इससे आय प्राप्त करते हैं, रुपया पैसा प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखें, हमारे देश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एक है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसल। रबी की फसल आप कह सकते हो कि शीत ऋतु के शुरुआत में इस कृषि का कार्य शुरू होता है। जैसे आप इसका 15 नवंबर से मान लिया जाता है कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक रबी की कृषि की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेगा गेहूं, मक्का, सरसों, चना, मटर आदि बहुत सारी फसलों का उत्पादन जो है गेहूं के रबी की फसल के अंतर्गत किया जाता है। खरीफ की फसल जैसे हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ही जो है इसका कार्य शुरू होता है। जैसे इसको हम देखें तो जुलाई अगस्त का महीना कह सकते हैं, या जून जुलाई से कह सकते हैं कि खरीफ की फसलें शुरू की जाती हैं, इसकी बुआई होती है। इसमें जो फसलों की रुपाई होती है, कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनकी रुपाई की जाती है। जैसे आप देखेंगे चावल की खेती जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो है बाजरा, उत्तर प्रदेश में बाजरा के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश काफी जो है अच्छा स्थान भारत में रखता है, तो बाजरे की खेती होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पाएंगे कि मटर का और अरहर की खेती भी जो है इसी समय की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे जायद की फसल ठंडी के समाप्त होने और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने के बीच की फसल जो है उसको जायद की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मक्का आदि जो है इसी के अंतर्गत आती है। आप कहेंगे कि गन्ना किसमें आता होगा? गन्ना रबी की फसल में भी आता है, जायद की फसल में भी आता है। तो इस प्रकार का देखा जाता है कि 3 प्रकार की फसलें जो हैं एक वर्ष में भारत में उगाई जाती हैं। और आए मुख्य फसलों के बारे में देखा जाए तो चावल के उत्पादन में भारत का संसार में दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत चावल के उत्पादन में अपना दूसरा स्थान बनाए हुआ है। और चावल भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। इसका अधिक से अधिक उत्पादन जो है भारत में होता है। भारत में चावल उत्पादित राज्यों में देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में होता है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वह भारत में देखने को यह मिलता है कि चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है भारत में कम है। जबकि आप देखें तो जापान देश की बात करें तो जापान में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। एक प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में भारत में जहां चावल का उत्पादन लगभग 23 से 24 कुंटल होता है, वहीं जापान में यदि जापान की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि 1 हेक्टेयर उत्पादन में जो है वहां पर चावल का उत्पादन जो है लगभग 67 कुंटल होता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, उनकी ऐसी तकनीक है, उनके ऐसे जो है अच्छे बीज हैं, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करके वह इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं। तो चावल के उत्पादन की बात यह देखी गई। चावल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि अच्छे क्वालिटी के चावल का निर्यात जो है वह विदेशों को करता है। इसके अलावा देखा जाए गेहूं के उत्पादन में भारत संसार में तीसरा स्थान रखता है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। भारत समस्त विश्व का लगभग 6% गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि 13% चीन और 12% उत्पादन जो है वह अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तो गेहूं के उत्पादन में आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम पश्चिमी राज्य जिसमें राजस्थान, गुजरात की भी बात करें, मध्य प्रदेश में भी जो है गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में काफी अच्छे स्थान रखते हैं और देश में इनसे काफी अच्छा उत्पादन जो है गेहूं का होता है। इसके अलावा दलहन के उत्पादन में भारत संसार में प्रथम स्थान रखता है। दलहन की यदि भारत में बात की जाए तो देखने को यह मिलता है कि मध्य प्रदेश और उसके आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों में दलहन की खेती बड़ी अच्छी होती है। और निश्चित तौर पर दलहन में आप दलहन का नाम लेते हैं तो आपको अरहर का नाम आता है और अरहर की कृषि जो है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से यह देखा गया। तीसरी बात आप देखें आगे का तो तिलहन के उत्पादन में भी भारत जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा स्थान रखता है। तिलहन का उत्पादन में भी जो है संसार में भारत प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर तमाम प्रकार की, जैसे कि हम पहले ही चर्चा किए कि तिलहन के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, जैसे उसमें सरसों हुआ, राई हुआ, सूरजमुखी हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सारी चीजें तिलहन के अंतर्गत आती हैं। तो इनके उत्पादन में भी कहीं ना कहीं भारत का काफी अच्छा स्थान है। तो यह रही मुख्य हमारी फसलें। अब इसके बाद कुछ बागाती फसलें हैं, जैसे आप देखेंगे चाय के उत्पादन में भारत अब आज चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। कुछ दिन पहले चाय के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में अब चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में चाय के उत्पादक राज्यों को देखा जाए तो असम का नाम सर्वोपरि है। असम, इसके बाद पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों का नाम लिया जा सकता है। और इनमें कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये ऐसे स्थान हैं जहां की चाय न सिर्फ भारत में प्रसिद्ध है बल्कि आप यूं कहें कि सारे संसार में प्रसिद्ध है। अच्छी क्वालिटी की चाय भारत की होती है, सारे संसार को निर्यात की जाती है। भारत को एक मोटी मुद्रा विदेशों से प्राप्त होती है, वह है चाय। तो चाय के उत्पादन की चीजों को जो है हम देखते हैं, हम सभी लोग जो है पूरे भारतवासी चाय पीते हैं, चाय को हम लोग जानते हैं, चाय को देखे हैं। तो चाय के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे आप कहें कि चाय का पौधा होता है, उसकी पत्तियों की चुंगाई की जाती है। उसकी पत्तियों की चुंगाई बच्चों के द्वारा ही की जाती है, उसकी पत्तियों की चुंगाई महिलाओं के द्वारा ही की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके हाथ जो है कोमल होते हैं और उसकी पत्तियां बड़ी मुलायम होती हैं, इसलिए इन्हीं के द्वारा जो है उनके पत्तियों की चुंगाई की जाती है। जितना ही चाय की पत्तियां जो जितना ही अच्छी होती हैं उतना ही अच्छी क्वालिटी की चाय होती है। एक बार आप चाय के पौधे को लगा दिए तो 5 से 6 वर्षों तक
वह चलता है। चाय की आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बागानें होती हैं, उन बागानों से चाय की पत्तियों की चुंगाई सस्ते श्रमिकों के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से आप देखें कॉफी, जिसको हम दूसरा नाम कहवा भी कह सकते हैं। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का भारत में प्रथम स्थान है और भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है, आप देखेंगे कि कॉफी के उत्पादन कि जो कॉफी में जो हमारे यहाँ उत्पादित की जाती है कॉफी, वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कॉफी में से होती है। बहुत विदेशों में इसकी मांग होती है, क्योंकि यह थोड़ा महंगी चीजें होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अपने देश में कॉफी का प्रयोग कम होता है, विदेशों में अधिक होता है, तो विदेशों में इसकी मांग होती है, इसलिए कॉफी का अधिक से अधिक जो है निर्यात विदेशों को कर दिया जाता है। अब देखें कि कॉफी के उत्पादित राज्यों में तो कर्नाटक के बारे में बात हुई, केरल में भी कुछ उत्पादित होता है। सारे संसार की बात की जाए तो सारे संसार में देखेंगे कि कॉफी के उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है। अब देखें रबर के उत्पादन में आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देश संसार के ऐसे हैं जहां पर आप पाएंगे कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों का जो है काफी अच्छा स्थान है, काफी आगे हैं। भारत में भी प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है और यदि देखा जाए तो केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राकृतिक रबर भारत में अधिकाधिक उत्पादित किया जाता है। रबर से आप जानते हैं कि अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे टायर हुआ, ट्यूब हुआ और अनेक वस्तुएं ऐसी जो है रबर से बनाई जाती हैं। तो प्राकृतिक रबर, एक कृत्रिम रबर भी होता है जिसको बनाया जाता है, मानव स्वयं बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है जिसका सारे संसार में बहुत मांग होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कपास के उत्पादित राज्यों के बारे में भारत में बात किया जाए तो देखने को यह मिलता है कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जो भारत के अधिक से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि इन क्षेत्रों में भी कपास का अधिक उत्पादन होता है। आप जानते होंगे कि कपास के उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और यही कारण है कि कपास का उत्पादन जो है काली मिट्टी के क्षेत्रों में ही होता है और इसी कारण से आप देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र में काफी इसके मिलें पाई जाती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो अहमदाबाद और मुंबई में जो है इसका प्रमुख केंद्र है और भारत में कपास का उत्पादन करके जो है उससे अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि भारत न सिर्फ कपास के उत्पादन से सिर्फ आत्मनिर्भर है इस मामले में, बल्कि विदेशों को भी जो है कपास का काफी जो है निर्यात करता है। तो इस प्रकार से कपास की चीजों को देखा गया। कपास के लिए उत्पादन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 210 दिन लगभग जो है पाला रहित होना चाहिए। इसके कपास के पौधों के लिए जो है उसके जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। तो तमाम चीजें इसको धूप मिलती रहनी चाहिए, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजों को देखा जाए तो इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कपास हर जगह पर जो है, हर स्थानों पर जो है उत्पादित नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे कि इसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जूट, तो जूट के उत्पादन में भारत में जो है आप देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल राज्य जो है काफी महत्वपूर्ण है, यह भारत में प्रथम स्थान रखता है और हुगली नदी के किनारे इसके अधिक कारखाने हैं। हुगली नदी के आसपास ही जो है इसका अधिक से अधिक जो है इसका फैलाव है और वहीं पर जो है यह ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भी जो है अन्य राज्यों में भी जो है जूट का उत्पादन होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जूट के अधिक उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल जो है सबसे अच्छा है। और हुगली नदी का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो जूट उत्पादित किया जाता है उसको सड़ाने, उसको धोने का कार्य जो है वह हुगली नदी में किया जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं सुनहरे रेशे वाली फसल भी कहा जाता है। जूट को सुनहरे रेशे वाली फसल भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जूट से जो है अनेक प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, जैसे बोरियां हुई, दर्रियां हुई,
तमाम चटें हुआ, तमाम ऐसी चीजें जो हैं वह रस्सियां हुई वह जूट से ही बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार यह लेसन रहा। अब आगे की बात की जाए तो सर्वप्रथम बतलाना यह है विद्यार्थी आप सभी लोगों को कि 30% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30% आपके कोर्स को जो है छांट दिया गया है। उसमें आप देखेंगे तो जैसे आपको संसाधन वाला लेसन पढ़ाने के बाद जो है आप देखेंगे कि वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन इनको छांट दिया गया है। और एक लेसन जो है विनिर्माण उद्योग इसको भी छांट दिया गया है जिसे हमें नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आज कृषि वाला चौथा लेसन आपको पढ़ाया गया। इसी प्रकार से आप देखें, किताब निकाल लें अपना और उसमें देख लें, ट्रिक लगा लें चाहे तो। औद्योगिकरण का युग इतिहास से समाप्त कर दिया गया है तथा मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विश्व इसको भी हटा दिया गया है। साथ ही आप देखें तो नागरिक शास्त्र में आपको अध्याय 6 राजनीतिक दल हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देखें अर्थशास्त्र में तो मुद्रा तथा साख यह भी हटा दिया गया है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बतलाया था कि आपको हम 30% जो कोर्स आपका सामाजिक विज्ञान से छट गया है उसको बता देंगे। तो इन लेसनों को आप ध्यान में रख लीजिएगा और इन लेसनों का जो है अपने किताब में ट्रिक लगा लीजिएगा कि यह लेसन हमको नहीं पढ़ना है और से सभी लेसन आपको पढ़ना है। तो आज की जो वीडियो थी वह चौथे लेसन की थी जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूं कि इसको पूरा तैयार करेंगे आप अपना नोट्स बनाएंगे, नोट्स को प्रतिदिन तैयार करेंगे क्योंकि हमारी तैयारी न सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा और द्विमासिक परीक्षा के लिए है बल्कि यह तैयारी हमारी जो है बोर्ड की परीक्षा के लिए है। और बोर्ड का पेपर आपका जो है जैसा कि अब तक सूचना है कि वह फरवरी में होने वाला है तो हमें उसकी तैयारी करना होगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।